डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने ये पढ़ा कि जब चार्ज होता है तो ये प्रोड्यूस क्या करता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। चार्ज स्टैटिक हो या मोशन में हो तो चार्ज का काम ही है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना। तो उसके बाद अगर हमने इस चार्ज को चलने पे मजबूर किया तो ये करंट प्रोड्यूस करता है। बाद हमने क्या देखा कि ये जो चार्ज है अगर हमने इसको फिर से चलाया तो ये बस करंट ही प्रोड्यूस नहीं करता है, ये क्या करता है, एक्सपेरिमेंट से ओरिएंटेड एक्सपेरिमेंट जो था, मतलब कि जब चार्ज चलता है तो ये करंट प्रोड्यूस करता है। तो करंट प्रोड्यूस होने से क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड भी ये प्रोड्यूस करता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास मैग्नेट नहीं है तो और आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो उसके लिए आपको बस कुछ नहीं करना, इस चार्ज को चलाना है। बस चार्ज को चलाओ तो आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा फ्रॉम ओरिएंटेड एक्सपेरिमेंट। और एक और चीज देखा गया कि अगर इस चार्ज को हम चलाते हैं कहां पर, किसी मैग्नेटिक फील्ड में, कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया है आपने, चाहे वो चार्ज चला के आपने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया है या आपने एक मैग्नेट ला के मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, तो उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर आपने किसी चार्ज को चलाने पे मजबूर किया तो उस चार्ज पे एक फोर्स आ जाता है जिस फोर्स का नाम है मैग्नेटिक फोर्स, और उसको लॉरेंस फोर्स भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है? उसको लॉरेंस फोर्स भी बोलते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है ये बहुत वास्ट चैप्टर है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। नहीं, इसमें बस 2 ही टॉपिक्स हैं। एक टॉपिक ये है कि आपको चार्ज चलाना है, उससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है। एक तो ये टॉपिक बनेगा, मतलब कि करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, वो देखना है मैग्नेटिक फील्ड कैसा निकलेगा, किस तरीके का निकलेगा, उसकी रिलेशन क्या है, उसकी एक्सप्रेशन क्या है, वो निकालना है। तो एक टॉपिक तो ये बना कि चार्ज को चलाना है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कराना है। समझ में आया? दूसरा ये है कि दूसरा टॉपिक ये बन रहा है कि चार्ज जो है अगर आपने इसको फिर से चलाया और किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो इस पे फोर्स पड़ेगा। ये तो जेन्युइन सी बात है। अब आप बोलेंगे कि सर कैसे? क्योंकि आपको पता है कि जब चार्ज चलेगा ये खुद अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और हमने इसको खुद किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। तो मैग्नेट दे विल एक्सर्ट द फोर्स ऑन ईच अदर, रिपल्शन और अट्रैक्शन। समझ में आ रहा है? तो जब चार्ज चलाएंगे ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से और जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा है आपने इसको, तो वो आपस में इंटरैक्ट करके इस चार्ज पे फोर्स एक्ट करेंगे, वो हमने पढ़ना है। तो बस ये 2 ही टॉपिक से, ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। पर आज हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, मतलब कि जब हम चार्ज को चलाएंगे कहां पर, किसी मैग्नेटिक फील्ड में, और इस पे फोर्स पड़ रहा है और वो फोर्स देखेंगे वो कितना है। बट कोई आप में से ये क्वेश्चन भी कर सकता है, सर क्या अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाएंगे उसमें हम चार्ज को रखेंगे पर रेस्ट में रखेंगे, पर आपको पता है कि उससे उस पे कोई फोर्स नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब चार्ज रेस्ट में होता है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जब चार्ज मोशन में होता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो इसका मतलब है कि आपने चार्ज को चलाना है, ये खुद अपना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा और उस मैग्नेटिक फील्ड को इंटरैक्ट करके दूसरा मैग्नेटिक फील्ड लाना है, उसमें लाना है इस चार्ज को जब चलाना है, तो उसकी वजह से इस पे फोर्स पड़ेगा। पहले हम वही फोर्स पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज। मतलब कि आपके पास एक चार्ज होगा जो मोशन में होगा और उसको आपने किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखना है और वो फोर्स निकालनी है। तो उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है तो वो कैसा होता है। तो थोड़ा वो मैं रिकैप करूंगा ताकि आपको पता चलेगा कि मैग्नेटिक फोर्स क्या करता है। तो जो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक में होता है, तो आपको पता है कि हम अगर किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पे फोर्स आ जाती है, तब तक चार्ज पे फोर्स नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तब तक नहीं आएगा एक चार्ज पे जब तक आप उसको किसी फील्ड में रखोगे। चलो, ये मैंने यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड रखा है, तो इसमें मैंने एक चार्ज को रखा है, सपोज दिस इज ए चार्ज। तो
अगर इस चार्ज का पॉजिटिव चार्ज है ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो इसको इस डायरेक्शन में पुश मिलेगा। अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो इसको इसी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। सही बात है कि नहीं? पर बात यह है कि आप इस चार्ज को रेस्ट में रखो या मोशन में रखो, मगर अगर आपने इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, मैं ये कह रहा हूं कि फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद देखेंगे फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड। अभी मैं ये कह रहा हूं कि चलो ये जो चार्ज है आप इसको रेस्ट में रखोगे किसी मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इस पे फोर्स पड़ेगी। पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेगेटिव चार्ज है तो उल्टी डायरेक्शन में, पर इस पे फोर्स पड़ेगा। अगर ये मोशन में भी है फिर भी आपने इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तब जाके भी इस पे फोर्स पड़ेगा सेम अमाउंट का। तो इसका मतलब ये है कि चार्ज रेस्ट में हो या मोशन में हो, पर अगर आपने इसको किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो इस पे फोर्स पड़ेगी। ये जरूरी नहीं है कि इसको चलाना है, रेस्ट में ही रहे या चलता रहे तो इस पे फोर्स पड़ेगा अगर आपने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। और वो फोर्स कितना होगा? जेन्युइन सी बात है, F इज इक्वल टू QE। तो F जो है, जो इस चार्ज पे फोर्स पड़ेगा, चाहे ये रेस्ट में हो या मोशन में हो, पर होना किस में चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड में। इसमें फोर्स पड़ेगा जो पड़ेगा दैट विल बी इक्वल टू QE। Q इज द चार्ज ऑफ दिस चार्जड पार्टिकल एंड E इज व्हाट? E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब ये है कि जितना इस चार्जड बॉडी का चार्ज होगा तो उतना फोर्स ज्यादा पड़ेगा, और जितना इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगा, तगड़ा होगा, तो उतना इस पे फोर्स ज्यादा पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पड़ रहा है इस चार्ज पे, जब हमने इसको किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो इस पे जो फोर्स लग रहा है वो पैरेलल टू E होता है। पैरेलल टू E मतलब या E की डायरेक्शन में लगेगा या उल्टी डायरेक्शन E में लगेगा। मतलब कि अगर इसका पॉजिटिव चार्ज होगा तो इन द डायरेक्शन ऑफ द E में फोर्स लगेगा, अगर इसका नेगेटिव चार्ज है तो उल्टी डायरेक्शन ऑफ E में लगेगा। E इस डायरेक्शन में है तो फोर्स इस चार्जड पार्टिकल पे इस डायरेक्शन में लगेगा। तो मोटे मोटे तौर पे मेरे कहने का मतलब यह है कि चार्ज को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो इस पे ये फोर्स पड़ेगा। इसको जरूरी नहीं है कि आप इसको रेस्ट में रखो या मोशन में रखना है। अब हम देखेंगे अगर हम इसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इस पे कैसा फोर्स पड़ेगा। अगर हमने चार्ज रखा अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बजाय किस में? मैग्नेटिक फील्ड में, मगर आपने इसको स्टेशनरी रखा, रेस्ट में रखा, तो इस पे फोर्स नहीं पड़ेगा, इस पे फोर्स नहीं पड़ता है। तो किसी चार्ज को आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पे फोर्स नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो खुद मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता है, इसीलिए उस पे फोर्स नहीं पड़ता है। अब दूसरी बात यह है कि अगर आपको इस चार्जड बॉडी पे फोर्स पड़ाना है किसकी वजह से? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, तो आपको आपने इस चार्ज को चलाना ही है। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपने चार्ज को रखा है, स्टैटिक रखा, मोशन में रखा, तो उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पड़ेगा। मगर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा आपने चार्जड बॉडी को, उसको तो चलाना ही पड़ेगा, उस चार्जड बॉडी को चलना ही पड़ेगा, उसको नाचना ही पड़ेगा इस मैग्नेटिक फील्ड में, तब जाके उस पे बवाल मचेगा, तब जाके उस पे फोर्स पड़ेगा। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू, force on a charged body in an external electric field, force on a charged body in an external magnetic field। तो मैग्नेटिक फील्ड तब तक एक चार्जड बॉडी पे, एक चार्ज पे फोर्स नहीं एक्ट करेगा जब तक वो चार्ज मोशन में ना हो, क्योंकि तब तक वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड खुद अपना प्रोड्यूस नहीं करता है। दूसरा पॉइंट ये है कि यहां पर हमने देखा कि इस चार्जड बॉडी पे, इस चार्ज पे फोर्स किस पे डिपेंड करता है? एक तो चार्ज पे, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड पे। मगर यहां पर जो इस चार्ज पे फोर्स पड़ रहा है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, मगर ये चार्ज क्या होना चाहिए? मूविंग चार्ज इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या करना है? तो ये फोर्स डिपेंड करता है क्यू पे, जैसे यहां पर क्यू पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली डिपेंड करता है। तो जितना चार्ज ज्यादा होगा उतना इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पड़ रहा है जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में
रखेंगे। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा इस पे फोर्स पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड में। और दूसरी बात यहां पर है, जितना तगड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ज्यादा इस चार्ज पे फोर्स पड़ेगा। यहां पर भी कुछ ऐसा ही है, यहां पर जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा उतना ज्यादा इस चार्ज पे फोर्स पड़ेगा। पर यहां पर तो ये दो ही पे डिपेंड करता था, क्यू एंड ई पे। यहां पर कुछ और चीजों पे भी ये डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे भी, क्योंकि मैंने बोला कि इस चार्ज को चलाना है तब जाके ये मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स इस पे आ जाती है, एक्सपीरियंस करता है। तो ये वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है, कितना तेज ये चल रहा है ये चार्जड बॉडी। अगर ये चार्ज है तो ये इस डायरेक्शन में या ये इस डायरेक्शन में कितनी तेजी के साथ चल रहा है, जितनी तेजी के साथ ज्यादा चल रहा है ये, उतना ज्यादा इस पे फोर्स पड़ेगा। दिस इज द एक्स्ट्रा पैरामीटर ऑन विच दिस फोर्स डिपेंड्स व्हेन दिस चार्ज इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और वेलोसिटी पे ही डिपेंड नहीं करता है, ये जो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स जो एक चार्ज पे पड़ता है, ये डिपेंड करता है डायरेक्शन पे भी। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर जो ये एंगल बना रहा है, सपोज इट इज मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री, दिस वेलोसिटी इज मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड, और ये बना रही है 45 डिग्री ये वाली वेलोसिटी। तो इसका मतलब ये है कि जो फोर्स इस पे पड़ेगा और जो फोर्स इस पे पड़ेगा दैट विल बी डिफरेंट, मतलब कि उनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। कौन? ये जो फोर्स पड़ रहा है इस मूविंग चार्ज पे, जब हम इसको कहां पर रखते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। और यहां पर आपने देखा कि फोर्स यहां पर लग रहा है या इन द डायरेक्शन ऑफ द ई पड़ रहा है या इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ई पड़ रहा है, दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द चार्ज। पर यहां पर कुछ अलग है, यहां पर क्या होता है कि यहां पर ये जो मैग्नेटिक फोर्स इस चार्जड बॉडी पे पड़ रहा है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है टू द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फोर्स पड़ता है। यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा पड़ रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ द ई और इन द डायरेक्शन अपोजिट ई। यहां पर क्या पड़ रहा है, यहां पर ये जो फोर्स पड़ रहा है ये किस डायरेक्शन में पड़ रहा है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसके परपेंडिकुलर लग रहा है यहां पर ये फोर्स। नाउ द क्वेश्चन इज, सर अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो ये भी तो परपेंडिकुलर है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है क्या? ये वाला भी तो परपेंडिकुलर है इस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को, तो ये इस डायरेक्शन में लग रहा है क्या? तो ये भी तो है। सर दिस इज अगेन द परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। सर क्या इस डायरेक्शन में फोर्स पड़ रहा है? उसके लिए हमें एक रूल चाहिए, वो अब आगे देखेंगे। वहां पर आपने राइट हैंड थंब रूल यूज करना है, क्रॉस प्रोडक्ट का उपयोग करना पड़ेगा, उससे आपने डायरेक्शन निकालनी है। तो अब हम देखते हैं कि अब हम इस चार्ज को चलाएंगे किसी मैग्नेटिक फील्ड में। तो सपोज दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, समझ में आ रहा है? और ये मेरे पास जो चार्ज है इसको मैंने इस डायरेक्शन में मूव कराया इसके फील्ड में, समझ में आ रहा है? सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर? सपोज दैट इज एंगल थीटा। तो कंडीशन वही रखनी है, मतलब कि चार्ज को चलाना है किस में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये मैंने इसको चलाया। सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर? दैट इज थीटा। तो अब जैसे वहां पर हो रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, जो फोर्स पड़ रहा था एक चार्ज पे, जब हम उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे वो किसके बराबर निकलता था, क्यू ई पे। तो यहां पर उसी तरह यहां पर भी इस पे फोर्स पड़ेगा, किस पे, इस चार्ज पे फोर्स पड़ेगा जब ये इस डायरेक्शन में जाएगा, जब ये इस डायरेक्शन में चलेगा एट एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड इस पे फोर्स जो एक्ट करेगा वो भी कुछ ऐसा ही होगा। वहां पर था क्यू ई, यहां पर होगा क्यू बी, मतलब कि चार्ज एंड द मैग्नेटिक फील्ड। सो ये चार्ज पे भी डिपेंड करता है ये फोर्स, और मैग्नेटिक फील्ड पे भी डिपेंड करता है। पर मैंने बोला कि जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक चार्ज पे फोर्स होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है एज कंपेयर टू द चार्ज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर बस दो ही टर्म्स है, यहां पर मैंने फैक्टर्स बताए। यहां पर ये चार्ज पे भी डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड पे भी डिपेंड करता है, इसके बारे किसी वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है, कितनी तेज
तेजी के साथ ये पार्टिकल जा रहा है यहां से, ये चार्ज कितनी तेजी के साथ इस मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है, जितनी तेजी के साथ ये देखा गया कि जितना ज्यादा ये चलेगा, जितनी तेजी के साथ ये मैग्नेटिक फील्ड में चलेगा उतनी ही तेजी के साथ इस पे फोर्स भी पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि इसको लीनियर रिलेशन है किसके साथ, वेलोसिटी के साथ भी। तो ये एक्स्ट्रा टर्म्स आ गई यहां पर। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, जितनी तेजी के साथ आप एक चार्ज को चलाएंगे मैग्नेटिक फील्ड में उतना ज्यादा उस पर मैग्नेटिक फोर्स पड़ेगा। इसके बाद मैंने एक और पॉइंट बोला था, ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। तो वी हैव टू इंट्रोड्यूस दैट टर्म साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। समझ में आ रहा है? दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन a charge, acting on a moving charge when placed in a magnetic field। तो ये फोर्स पड़ रहा है। यहां पर कुछ केसेस हम डिस्कस करेंगे। केस फर्स्ट ये है कि अगर मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में और मैं चार्ज को किस डायरेक्शन में चलाऊं, इसी डायरेक्शन में, ये जो चार्ज है उसकी वेलोसिटी जो है वो भी उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसका मतलब यह है कि अगर यहां पर हम इसको देखेंगे, व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, सो साइन दैट इज 0, सो साइन 0 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब यह है कि इस पे फोर्स नहीं पड़ रहा है, चल तो रहा है, चल तो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, मगर जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में ये चार्ज भी चल रहा है, तो इस पे फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर हम इसको उल्टी डायरेक्शन में चलाएं, मतलब कि वेलोसिटी वेक्टर जो है दैट इज मेकिंग एन एंगल 180 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और चार्ज इस डायरेक्शन में जा रहा है, व्हाट इज द एंगल, 180 डिग्री, सो साइन 180 डिग्री इज अगेन 0। तो उस हाल में भी इस पे फोर्स नहीं पड़ रहा है। तो पहली कंडीशन यह है कि चार्ज को चलाना है मैग्नेटिक फील्ड में, तब जाके उस पे फोर्स पड़ेगा। दूसरी कंडीशन यह है कि अगर अब चलाया आपने और उसको आपने इस डायरेक्शन में चलाया जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो उस पे मैग्नेटिक फोर्स नहीं पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि अगर आपने उसको उसी डायरेक्शन में चलाया, उसको अपोजिट डायरेक्शन में चलाया जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब कि उल्टी डायरेक्शन में, उसमें फिर भी फोर्स नहीं पड़ेगा। स्टैटिक चार्ज की तो बात ही मत करिए, तो उस पर तो फोर्स ही नहीं पड़ेगा। ये तो मैं मूविंग चार्ज की बात कर रहा हूं। अगर आपने इसको चलाया इन द डायरेक्शन ऑफ द बी और इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द बी, इस पे मैग्नेटिक फोर्स नहीं पड़ेगा। नाउ आ रहा है केस सेकंड। क्या करता हूं कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जा रही है, मतलब कि ये जो चार्जड पार्टिकल है, ये जो चार्ज है, ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जा रहा है। सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, that is 90. Put the value here. Sin 90 is equivalent to maximum 1. साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, सो साइन 90 इज 1। सो इसका मतलब यह है कि इस पे फोर्स कितना पड़ेगा, F इज इक्वल टू क्यू बी वी। मुझे लग रहा है कि दैट विल बी मैक्सिमम, बिकॉज साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू ही 1 है। तो जब ये चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के ठीक परपेंडिकुलर चलेगा, तब जाके इस चार्ज पे मैक्सिमम फोर्स पड़ेगा और उस मैक्सिमम फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा क्यू बी वी। और दूसरी बात ये रही कि आप इस चार्ज पे बस फोर्सेस कब से कब तक, कहां से कहां तक पड़ेंगे, तो इस चार्ज पे फोर्सेस तब पड़ेंगे जब ये in the direction of the magnetic field और in the direction opposite to the magnetic field ना चले। बाकी जिस डायरेक्शन में जा रहा है ये, उस डायरेक्शन में इस पे परपेंडिकुलर फोर्स पड़ेगा, मैग्नेटिक फोर्स पड़ेगा, पर मैक्सिमम तब होगा जब ये परपेंडिकुलर जाएगा किसके, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के। मतलब ये है कि इस चार्जड बॉडी पे, इस चार्ज पे जब ये किसी मैग्नेटिक फील्ड में चलेगा, इस पे कितना फोर्स पड़ रहा है, इस पे 0 फोर्स भी पड़ रहा है और इस पे मैक्सिमम फोर्स क्यू बी वी भी पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स, मैं अब सबस्क्रिप्ट बी लिखूंगा, दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द मूविंग चार्ज व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। उस पे कितना फोर्स पड़ सकता है, उस पे मिनिमम 0 फोर्स पड़ सकता है जब वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल जाएगा या
एंटी पैरेलल जाएगा। और उस पे मैक्सिमम फोर्स कब पड़ेगा? उस पे मैक्सिमम फोर्स तब पड़ेगा जब वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर चलेगा। तो दैट विल बी इक्वल टू QBV। तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड 0 से लेके इस मैग्नेटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी फ्रॉम 0 टू QBV। समझ में आ रहा है? नाउ यहां पर मैं बता दूंगा आपको कि ये जो फोर्स है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसकी कोई डायरेक्शन है? क्यों? इट इज अ स्केलर। बी इट इज अगेन वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इट इज वेक्टर क्वांटिटी। तो दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट हो रहा है और आपको एक और वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है। तो इसका मतलब यह है कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट होना चाहिए, तब जाके आपको फोर्स वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। तो इसका मतलब यह है कि ये जो फोर्स मैग्नेटिक फोर्स इस चार्ज पे पड़ रहा है दैट इज नथिंग, दैट इज इन वेक्टर नोटेशन दिस फोर्स कैन बी रिटन एज Q into V vector cross B vector. So what will be the magnitude of V cross B? So that will be VB sin of theta and it is Q. That will be the magnitude of this force. समझ में आया? यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि जो मैग्नेटिक फोर्स पड़ रहा है एक मूविंग चार्ज पे, तो वो किसके बराबर होता है? वो डिपेंड करता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो इसका मतलब है कि इस फोर्स की डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होगी मैग्नेटिक फील्ड को, और इतना ही नहीं परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी वेक्टर को। मैंने पहले ही बोला था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में फोर्स पड़ रहा है चार्ज पे, जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो तो या पैरेलल पड़ता है या तो एंटी पैरेलल पड़ता है। अगर वही चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में चलेगा तो उस पे वो फोर्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड हमेशा पड़ता है, क्योंकि आपने क्रॉस प्रोडक्ट में देखा होगा कि जो सी वेक्टर निकलता है फ्रॉम ए क्रॉस बी दैट इज ऑलवेज डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वी वेक्टर एंड बी वेक्टर एज पर राइट हैंड थंब रूल। तो यहां पर आपने बी वेक्टर और वी वेक्टर के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो उस पे जो वेक्टर निकलेगा उसकी डायरेक्शन देख लीजिए फ्रॉम द राइट हैंड थंब रूल, आपको एफ वेक्टर की डायरेक्शन मिलेगी। जरा मैं यहां पर ये क्लियर करूंगा आपको। यहाँ पर बताऊंगा कि जो ये फोर्स होता है किसी चार्ज पे, जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पे कितना फोर्स लग रहा है? Q इंटू वी क्रॉस बी। अब इस फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है जो चार्ज पे पड़ रहा है, तो वो एज पर क्रॉस प्रोडक्ट निकलेगा। आप देख लीजिए, चलो ये इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है और जो चार्ज है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, उसका वेलोसिटी एंगल थीटा बना रहा है विद द मैग्नेटिक फील्ड। और आपको मैं फिर से ये रिवाइज करूंगा कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल तब डिफाइन होता है जब उनके टेल्स कोइंसाइड होंगे या जब उनके हेड्स कोइंसाइड होंगे। तो यहां पर उनके टेल्स कोइंसाइड हो रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि एंगल इज थीटा, इट इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो अब V क्रॉस B किस डायरेक्शन में होगा? तो क्या करना है आपको? क्या करना है? V से लेके B तक अपने राइट हैंड को घुमाना है। यहां पर राइट हैंड थंब रूल आपको डायरेक्शन देगा उस मैग्नेटिक फोर्स की। तो देख लीजिए क्या करना है, कैसे डायरेक्शन निकालनी है। आपने पहले प्लेन देखना है जिस प्लेन में वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। और वेलोसिटी वेक्टर किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर दो ही हो सकते हैं, या तो ऊपर की डायरेक्शन में या तो नीचे की डायरेक्शन में, बिकॉज दीज टू वेक्टर, दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर बोथ आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड। समझ में आ रहा है? तो प्लेन तो हमने देखा कि हॉरिजॉन्टल है। अब पता नहीं कि फोर्स ऊपर वाले डायरेक्शन में लग रहा है कि नीचे वाले डायरेक्शन में लग रहा है। दिस विल बी क्लियरली डिसाइडेड बाय द राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या बताता है? मैं फिर से आपको रिवाइज करूंगा। वो बोलता है कि अगर आपने V क्रॉस B करना है तो आपने V से लेके B तक जाना है थ्रू स्मॉलर एंगल। कर्ल योर फिंगर्स ऑफ राइट हैंड फ्रॉम V टू B थ्रू स्मॉलर एंगल। तो V से लेके B तक हम, ये राइट हैंड है तो हम V से लेके B तक ऐसे भी तो जा सकते हैं, ऐसे देखो V से लेके B तक आ गया मैं, तो ऐसे भी जा सकता हूं मैं, और V से लेके B तक मैं ऐसे भी जा सकता हूं। आप देख लीजिए, V से लेके B तक जाना, गया मैं इधर। तो राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है? ये बोलता है कि अगर आपने V क्रॉस B करना तो V से लेके B तक जाना है आपने, मगर थ्रू स्मॉलर एंगल।
अब देखो V से लेके B तक अगर मैं गया ये एंगल निकला, अगर मैं ऐसे निकला V से लेके B तक अगर ऐसे निकला, दिस इज द स्मॉलर एंगल, तो आपने स्मॉलर एंगल ही चुनना है, ये वाला नहीं लेना है। तो क्या करेंगे, वी विल डू द क्रॉस प्रोडक्ट फ्रॉम V वेलोसिटी वेक्टर टू B वेक्टर। तो ऐसे घुमाना पड़ेगा V से लेके B तक थ्रू स्मॉलर एंगल। द डायरेक्शन ऑफ द थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज। तो थंब की डायरेक्शन में ये डायरेक्ट हो रहा है अभी, दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन बट डायरेक्टिंग इनवर्ड्स। तो वो नीचे की डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में नहीं लगेगा, तो ये इनवर्ड्स लगेगा। तो इनवर्ड्स कैसे दिखाते हैं हम, क्रॉस से दिखाते हैं। इस चार्ज पे जो फोर्स पड़ेगा उसको हम क्रॉस से दिखाएंगे जब वो परपेंडिकुलर टू द बोर्ड होगा बट डायरेक्टिंग इनवर्ड्स। अगर डायरेक्टेड अपवर्ड्स होगा तो वो हम कैसे दिखाते हैं, उसके लिए साइन कन्वेंशन है ये, मतलब कि बीच में डॉट रखना ऐसे। अब आप बोलेंगे कि सर अगर ऊपर की डायरेक्शन में है तो ऐसे क्यों दिखाते हैं, अगर नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स तो क्रॉस से क्यों दिखाते हैं। एक्चुअली आप ये वो जो होता है ना एरो, वो मान लीजिए ये एरो है, उसका यहां पर एरो हेड है और पीछे उसके वो स्टार लगा होता है। तो अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, मुझे बता आपको डॉट दिख रहा है कि क्रॉस दिख रहा है, जो पीछे होता है तीर पे एरो पे, तो डॉट दिख रहा है, तो सर्कल और डॉट, तो सर्कल और डॉट, तब जाके ये ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा। अगर अंदर की तरफ लग रहा है तो ये ऐसे लग रहा है। अब मुझे बताओ ये जो ये मैंने एरो बनाई है, ये जो तीर बनाई है मैंने, मुझे बताओ आपको एरो हेड दिख रहा है कि एरो का टेल दिख रहा है जहां पर क्रॉस है, जहां पर क्रॉस है तो वो क्रॉस यहां पर दिख रहा है। This is the history why we write this thing and that thing in deciding their directions that comes out from the plane directing upwards or inwards। तो ये क्या है, ये है outwards और ये है inwards। समझ में आ रहा है। तो इस पे ऐसे फोर्स निकालते हैं और ये डायरेक्शन है। एक और एग्जांपल देता हूं मैं, अगर मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जा रही है, मतलब कि चार्जड पार्टिकल इस डायरेक्शन में अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो आपने क्या करना है बताओ, इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। तो आपने V क्रॉस B करना है। V क्रॉस B ये वेलोसिटी है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो आप अगर ऐसे करेंगे दैट विल बी B क्रॉस V। तो आपने ऐसे करना है V क्रॉस B थ्रू स्मॉलर एंगल, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इस वाली डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उस टाइम। हमें पता है कि अगर हमारे पास चार्ज है वो किसी वेलोसिटी के साथ एक मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है तो उस पे फोर्स जो पड़ेगा दैट विल बी इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। मगर मैं यहां पर एक और बात बताऊंगा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, बताओ मुझे उस चार्ज पे फोर्स पड़ेगा, हाँ पड़ेगा, कितना पड़ेगा, Q इंटू E। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पे फोर्स तो डालेगा ही डालेगा, दैट विल बी इक्वल टू QE, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड ही है तो उस पे उस चार्ज पे इतना फोर्स पड़ेगा Q इंटू V क्रॉस B, वेयर V इज द वेलोसिटी ऑफ दिस चार्ज विच इज मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में भी है मगर वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है तो वहां पर तो इतना फोर्स पड़ेगा उसको और। तो इसका मतलब है कि अगर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, उधर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इतना फोर्स पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड के कारण इतना फोर्स पड़ेगा, तो नेट फोर्स कितना पड़ेगा उस पे, तो नेट फोर्स जो पड़ेगा दैट विल बी इक्विवेलेंट टू उसका जो मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे, उसका जो मैग्नीट्यूड दैट विल बी इक्विवेलेंट टू QE इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस Q इंटू V क्रॉस B, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। चलो ये तो वेक्टर फॉर्म में ही लिख लेंगे। तो this will be the force acting on the the total force acting on the charge when placed in magnetic field as well as in electric field, and this equation, this relation, this force is called Lorentz force। क्योंकि ये जो लॉरेंज है एक साइंटिस्ट है, इसने इस पे बहुत काम किया है, तो उसके नाम पे इस फोर्स, इस मैग्नेटिक फोर्स का नाम पड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा इसको मोटे मोटे तौर पे लॉरेंज फोर्स ही बोलते हैं। मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, शुक्रिया।